बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का सवाल। मैं हूं आपके साथ आरिफ अशरफ खान। नाजरीन, मिडल ईस्ट की बात करें तो इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है वो बरकरार है और दोनों जानिब से यानी ताबड़तोड़ जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं और सिविलियन आबादी जो है उसको निशाना बनाया जा रहा है। और जो ट्रंप हैं, अमेरिकी सदर हैं, उनकी जानिब से ईरान को मुसलसल धमकियाँ दी जा रही हैं कि अगर आप ने ये स्टांस ना लिया जो आप इस वक्त अटैक कर रहे हैं तो फिर आपके साथ डू एंड डाई मैच होगा। तो इसके अलावा जितने भी यानी मशरक़ वुस्ता की मिडल ईस्ट के ममालिक हैं वो इस चीज़ की मजम्मत कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो हिमायत है वो ईरान की कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर होने वाले हमले की शदीद मजम्मत की है। और इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल पार्लिमानी जो लीडर्स हैं उसका इजलास बुला लिया है और पाकिस्तान में होने वाले जो एहतजाज हैं उसके हवाले से भी बात की है। और पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि इसराइल की जानिब से जो होने वाले हमले हैं ईरान के ऊपर, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। अगर नाजरीन ईरान के हवाले से बात करें तो ईरान ने अमरीकी अड्डे जहाँ भी थे, जिस भी दुनिया में थे, बहरीन की बात करें, कुवैत की बात करें, अरब अमारात की बात करें, दुबई की बात करें, अबू धाबी की बात करें, या इसके अलावा जितने दीगर ममालिक हैं उनकी वहाँ पे ईरान ने अमरीकी अड्डों को तबाह किया है, यानी वहाँ पे अटैक किया है। और इस वक्त जो सूरत हाल है इंतहाई तशवीशनाक है। और जो सदर थे आयतुल्लाह खamenei उसको शहीद किया गया और उसके बाद जो नेतन्याहू हैं इसराइली वज़ीर आज़म, उसकी भी यानी हलाक होने की जो खबरें हैं वो ज़ेरे गर्दिश थी। लेकिन इसराइली जो मीडिया चैनल हैं, सरकारी चैनल है इसराइल का, उनकी जानिब से ये तरदीद कर दी गई कि जो नेतन्याहू है इसराइली वज़ीर आज़म वो इस वक्त ज़िंदा हैं। नाज़रीन, इन तमाम टॉपिक्स पे डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ पैनल में चेयरमैन तहरीक अल मोहम्मदिया सियासी रहनुमा हैं मलिक अबू बकर अदरीस गलू साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और इसके अलावा हारून पवाल साहब जो सदर पंजाब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के, ये दोनों मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मैं दोनों मेहमानों को शुक्र अदा करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैं सबसे पहले मलिक साहब आपसे पूछूंगा, सर मुझे ये बताइएगा कि जो ईरान है वो हार मानने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जितना हो सका हम ईरान के ऊपर, इसराइल के ऊपर हमला करेंगे और जो वहाँ पे जितनी भी अब ये कशीदगी फैल चुकी है या हो रही है तो वो यानी पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या कहना चाहेंगे कि ये वाज़ेह जो स्ट्रैटेजी है ईरान की ये ठीक है, या फिर जो OIC के ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, या इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा, उनको किरदार अदा करना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आरिफ अशरफ खान साहब, मैं आपका मशहूर हूँ, स्काई न्यूज़ का भी मशहूर हूँ। आपने जो सवाल किया कि जो इस वक्त खिते के अंदर एक जंग की सूरत हाल है, इंतहाई तफशीशनाक है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन हमें तस्वीर के दोनों जो है ना वो रुखों को देखना चाहिए। ईरान जो है वो गलती दर गलती कर रहा है, बार बार गलतियां कर रहा है। कौन ईरान कर रहा है सर? जी जी, मैं ईरान की बात कर रहा हूँ। ईरान ने जो है, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप तस्वीर के दोनों रुख देखें, ये ईरान जो है वो गलती पर गलती कर रहा है। वो किस तरह कर रहा है ये टेक्निकल पॉइंट है। अगर आप पर किसी अमेरिका ने या इसराइल ने हमला किया तो आप इसके तवस्त में जाए ना, पीछे जाए, तो एक ऐसी फोर्स जिसको हमास कहते हैं, जिसके पास ना फोर्स है, ना जिसके पास कोई मुल्क है, ना जिसके पास कोई प्रॉपर मैकेनिज्म है, उसका लीडर 30 साल जंग लड़ता है और उसको बांध बाका नहीं कर सकता इसराइल। और ईरान के अंदर बैठा आयतुल्लाह खamenei जो इलानिया 20 घंटे की जंग के अंदर शहीद हो जाता है। तो इसमें क्या फर्क आपको नजर आता है कि ईरान में आज भी अंदरूनी गद्दार मौजूद है और अपने अंदरूनी गद्दारों की वजह से आज ईरान जो है वो इस हाल से दो चार है। अब मैं ये कहूंगा, अगर ईरान जो है वो अमेरिका सऊदी अरब पर हमला करता है, अगर ये ईरान जो है वो अमेरिकी अड्डों की आड़ के अंदर और मुल्कों पर हमला करता है, तो वो यकीनन अपने आप को उम्मत मुस्लिमा की सफ से लड़ा कर रहा है। अगर ईरान के पास एक बहुत अच्छा मौका था कि जब ईरान के ऊपर हमला हुआ तो OIC का इजलास बुलाकर तमाम ममालिक को जो है वो स्टैंड बाई किया जाता, तमाम ममालिक के साथ मिलकर इसराइल पर हमला किया जाता। लेकिन अगर आपको इनकी तारीख बताऊं तो याद करें, आप मीडिया से हैं, अगर आप इस बात पर गौर करें कि 2003 में किस तरह यही ईरानी जो थे इन्होंने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया था। मैं आपको वीडियो क्लिप भेजने के लिए तैयार हूँ
इसके अंदर ईरानी वजीर खारजा ये बबंगे बोल कह रहा है कि हम अमेरिका का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इराक के ऊपर हमला किया, जिन्होंने सद्दाम हुसैन की हुकूमत को गिराया। कल तक यही ईरान अमेरिका की गोद के अंदर बैठकर, इसराइल की गोद के अंदर बैठकर दीगर इस्लामी ममालिक के साथ जुल्म करता रहा है। क्या यह ईरान नहीं रहा कि जिसने पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग के अंदर और फिक्का वराना जो हमारे पाकिस्तान के अंदर मुश्किलात आई हैं उसके अंदर एक किरदार अदा करता रहा है। पाकिस्तान के अंदर अपनी फोर्सेस भेजकर उलमा कराम का टारगेट किलिंग में ईरान रहा है। हम ईरान के अयतुल्लाह खामनाई की हिलाकत के ऊपर, शहादत के ऊपर हम इंतहाई अफसुर्दा है कि किसी भी मुस्लिम मुल्क के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी सबक है कि आप आज जो भी इस्लामी ममालिक अमेरिका की गोद में बैठ रहे हैं वो ये देख लेंगे आपके 10 साल बाद, 20 साल बाद आपके साथ क्या हो रहा है जो ईरान के साथ हो रहा है। मैं ईरान के इस हालत के ऊपर यही कहूंगा कि ये जाली किस्म के गाजी हैं, ये जाली किस्म के गाजी हैं, मसरूफ सौदाबाजी हैं, ये सबको बिकते हैं खुद जाकर, भले पीर है, शेख है, काजी हैं, सब मस्त है अरशद, सब मस्त है अरशद, सब राजी हैं। तो ये इनकी सिचुएशन है। ये मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ कि जो हमास, जिसके पास फोर्स नहीं है, वो 20 सालों से लड़ रहा है हमास, और जिसके पास एजेंसियां भी हैं, मुल्क भी है, सब कुछ है, वो 20 घंटे के अंदर अपना सुप्रीम लीडर से हाथ धो बैठता है। तो इसका मकसद ये है कि अंदरूनी गद्दार है। ईरान को चाहिए कि सबसे पहले वो अपने अंदरूनी गद्दारों को काबू करे। ठीक है मलिक साहब, आपका पॉइंट आ गया। हरून पवाल साहब ये बताइएगा कि मलिक साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि ईरान गलती दर गलती कर रहा है। अब ये बताइएगा कि अगर इस सवाल को देखें तो अमेरिका जो इसराइल की सपोर्ट कर रहा है, जिसमें गज़ा के ऊपर जो बमबारी की गई, वहाँ पे जो मुसलमान बच्चे बच्चियों और औरतों, वहाँ पे मर्द जितने लोग हैं उनको यानी शहीद किया गया, वहाँ पे जो मुक़द्दस मकामात थे उनके ऊपर हमला किया गया, और इसराइल यानी वो उस पर बरह रास्त उस हमलों में शामिल है, और अमेरिका उनकी पुष्ट बनाई कर रहा है। लेकिन अगर ईरान की खुद सलामती के ऊपर अगर कोई आंच आई है, तो अगर उसने इसराइल और अमेरिका को जवाब दिया है, तो मेरे ख्याल में मलिक साहब ये फरमा रहे हैं कि ईरान ने गलती की है। क्या वो गलती नहीं थी जब अपना इसराइल गज़ा के ऊपर, हमास के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर बमबारी कर रहा था, उसके ऊपर वो अब ईरान ने स्टांस लिया था उसमें? तो क्या कहना चाहेंगे मलिक साहब के इस पॉइंट पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो बात यह है कि दुनिया में तकरीबन 52 मुल्क हैं इस्लामी, और 52 मुल्क में मुख्तलिफ नहीं, 57 ममालिक है। 52 ममालिक हैं। 52 ममालिक में तकरीबन सुन्नी शिया हर मसलक के लोग मौजूद हैं, और जितने भी लोग हैं आपने देखा है कि अमेरिका ने इससे पहले तमाम मुल्कों को टारगेट किया है। टारगेट करने के बाद कोई किसी की मदद के लिए नहीं आया, और ना किसी ने कोई अच्छी मजामत की है। मजामत करने के बाद सिर्फ और सिर्फ जो फलस्तीन के लोग थे वो 1 साल के लिए अपने हक के लिए लड़ रहे थे, उसके साथ भी किसी इस्लामी मालिक ने तामन नहीं किया। और आज वही पॉइंट पे ईरान आकर खड़ा हो गया है। ईरान को आप देखें कि दुनिया में 52 मुल्क तो मौजूद है इस्लामी, मगर वो लोग ईरान के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं। कोई शिया कह के तोहमत लगा रहा है, कोई ये कह के गरदार कह के तोहमत लगा रहा है, उसके साथ मदद करने को कोई भी तैयार नहीं है। ठीक है, और जिस वक्त अगर हम इसी नुक्ता नजर को लेकर चलेंगे, इसी नुक्ते को लेकर चलेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में ये तमाम यहूद इंसारा हमारा भी मुहासरा करेंगे। उन लोगों के सामने अगर कोई ताकत मौजूद है तो उसका नाम है पाकिस्तान, जिसके पास एटमी ताकत है, जिससे वो थोड़े से खौफजदा है। अगर वो खौफ भी उनका निकल गया इसी हमारे जाती फिरकावारियत में, तो फिर वो वक्त दूर नहीं है कि जिस वक्त हम लोग उनके मुकाबले में होंगे। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर हारून साहब की बात जवाब देना चाहता हूँ कि इसराइल जंग लड़ा है, इसराइल की बात मैं नहीं कर रहा। आप अगर दुनिया का नक्शा उठाकर देखें तो जो आज फलस्तीन है, ये गुज़िश्ता 100, 200, 300, 400 साल पहले चले जाए तो यही जो आज फलस्तीन है ये शाम का हिस्सा हुआ करता था जाने वाला, और इसी शाम के अंदर 10 लाख से ज्यादा मुसलमानों को कत्ल करने वाले यही हिजबुल्लाह की जमात थी। और वहां पर 30 अभी जब कुछ अर्सा पहले शाम की जो आजादी हुई तो उसके अंदर आपने नहीं देखा। और आप देखें, आप नहीं झुटला सकते कि ईरान के सुप्रीम लीडर की वफात के बाद शाम के मुसलमानों में खुशी की लहर क्यों दौड़ी है, क्योंकि वहां पर कई 100 साल तक ईरानी लोगों ने जो है वो अमेरिका की सोबतकारी के साथ वहां पर गुजारन ढाए हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ईरान ने जो है वो फलस्तीन का साथ दिया है, जाने वाला ये भी याद रखे कि किस तरह गुज़िश्ता दिनों के अंदर इस्माइल हानिया की शहादत ईरान के अंदर हुई। अफसोस की बात यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरान के सदर के घर के अंदर
दावत होती है, हलफ बर्दारी की तकरीब होती है, तमाम ममालिक के वज़राए आज़म सदूर वहां पे होते हैं। जो इलानिया दुश्मन है, जो ईरान हमेशा कहता था कि मैं जनाब इसराइल का दुश्मन हूं, मैं अमेरिका का दुश्मन हूं, अमेरिका और इसराइल से बम धमाका होता है, वहां से मिसाइल आता है, और टारगेट कहां होता है? सिर्फ इस्माइल हानिया के पास। वो इस्माइल हानिया जो मकबूजा फलस्तीन के अंदर जहां पर इसराइलियों की हुकूमत है, वहां पर वो इस्माइल हानिया महफूज रहता है, मगर ईरान में आकर उससे धमाका हो जाता है। तो जाने वाला ये वो फैक्टर्स है जिनके केस में ये कह रहा हूं। मलिक साहब काइंडली कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखें ईरान को, कि ईरान को अगर हम ओनली शिया या किसी मसलक की वजह से या उनकी गरदारी की वजह से अगर हम उनसे अलहदा को हों तो ये बात दुरुस्त नहीं है। आपने देखा है हम मलिक साहब मैं सवाल यहाँ करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों गेस्टों से, मेरा पवाल साहब लिसन में मुझे ये बताइएगा कि मलिक साहब कह रहे हैं कि जी यानी जो हलफ बर्दारी हुई, यानी हर मुल्क के साथ बरादराना सिफारती ताल्लुकात होते हैं, पाकिस्तान के भी हैं, ईरान के भी हैं। तो मकसद कहने का ये है कि अगर वो आ भी जाते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हलफ बर्दारी ली थी तो इंडियन सहाफ़ी भी आए थे, जब नवाज शरीफ साहब की बेटी की शादी थी तो मोदी भी आए थे, तो ये सफारती ताल्लुकात तो होते हैं। इसके अलावा मेरा मेन पॉइंट ये है, जो टू द पॉइंट, वो ये है कि अगर सफारती ताल्लुकात हैं, चीज़ें भी आ रही हैं, मलिक साहब मेरा आपसे सवाल है, तो इस वक्त जो ईरान के ऊपर जो बमबारी हो रही है, इसराइल कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, क्या आप उसकी मजम्मत नहीं करेंगे, या फिर आप डायरेक्टली कह रहे हैं कि जी ईरान की गलती है? मैं हमेशा यही कहता हूं कि किसी मुल्क के ऊपर हमला, चाहे वो गोली से हो चाहे वो गाली से हो, वो उसकी मुजम्मत करता हूं, मगर सिर्फ मैं मेरी बात का, मेरे मौक़िफ़ का मकसद ये है कि पाकिस्तान और बाकी इस्लामी ममालिक को ये समझ लेना चाहिए कि अगर आप आज अमेरिका के हाथों यूज हो रहे हैं, अगर आज आप अमेरिका की गोद में बैठे हैं, तो 20 साल बाद आपके साथ वही होना जो आज ईरान के साथ हो रहे हैं। मैंने अपना काइंडली मलिक साहब मैं आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ पर्सनल, कि आज अमेरिका के साथ कौन है, कौन लोग उनकी गोद में बैठे हुए हैं? काइंडली उनको नॉमिनेट तो करें। पाकिस्तान का वजीर आजम और पाकिस्तान की इस टाइम जो डमी हुकूमत है वो पीस ऑफ बोर्ड का हिस्सा है, वो ट्रंप के बनाए हुए पीस ऑफ बोर्ड का हिस्सा है। आज पाकिस्तान की हुकूमत क्यों स्टैंड नहीं ले रही? आज पाकिस्तान की हुकूमत उस पीस ऑफ बोर्ड के अंदर जाकर क्यों मुजम्मत नहीं कर रही? आज पीस ऑफ बोर्ड के अंदर बैठकर जो फलस्तीनियों के खून पाने की जो है ना पीस ऑफ बोर्ड बनाया गया है, उसका पाकिस्तान का वजह क्यों हिस्सा है? जवाला मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, पाकिस्तान की हुकूमत से ये बात पूछना चाहता हूँ कि क्यों पाकिस्तान की फोर्सेस को वो मजबूर किया जा रहा है कि वो ISB का हिस्सा जाके बने? वो पाकिस्तान की फौजें जो गजा के अंदर जाकर इसराइलियों की हिमायत याफ्ता इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बने। जनाब वाला आज सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान तक तमाम ममालिक जो है, इस्लामी ममालिक अपने जो है वो आका के आगे झुके हुए हैं, अमेरिका के आगे झुके हुए हैं। और मैं यहाँ पर जनरल हमीद गुल की बात ऐड करूंगा, उन्होंने क्या कमाल बात की थी कि अमेरिका हमेशा पाकिस्तान से तब खुश होता है जब पाकिस्तान उसके मकसद के यूज हो रहा होता है। तो इस वक्त पाकिस्तान ठीक है मलिक साहब आपका पॉइंट आ गया। पवाल साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने हमले की भी मजम्मत की, पाकिस्तान गजा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा भी है, और जैसे मलिक साहब फरमा रहे थे कि जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाया कि वो ट्रंप की गोद में जाके बैठ गए हैं। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त अपना फॉरेन स्ट्रैटेजी के हवाले से यानी सही डायरेक्शन के अंदर जा रहा है कि उन्होंने मजम्मत भी की है, और गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में जो वहाँ पे फ़लस्तीनी हैं, गज़ा के वहाँ पे जितने ममालिक हैं उनके भी साथ शामिल है? आप समझते हैं कि पाकिस्तान ठीक कर रहा है सफारती लिहाज से, या फिर मलिक साहब के पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे कि पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया है? बात ये है कि सबसे पहले तो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, और पाकिस्तान है तो हम हैं, मगर दूसरे नंबर पे ईरान से हमारा रिश्ता क्या है? हमारा रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह का। और जो लोग आदमी पूरी दुनिया में कोई भी इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह का कहने वाला है, उसके साथ हमारा रिश्ता है, उसके साथ उसकी मदद करना हमारे ऊपर फर्ज है। ठीक है, तो सर तो ला इलाहा इल्लल्लाह के उसके ऊपर पाकिस्तान की आर्मी को आज ही इसराइल पर मिसाइल डालना चाहिए। क्या आप इसकी हिमायत करते हैं कि
कि पाकिस्तान ईरान के साथ ठहर कर आज ही इसराइल और अमेरिका पे बात करेंगे। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मुतालबा करती है कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की जो हुकूमत है और डेमोक्रेट जितने भी पाकिस्तान की अफवाज है उन सबको अपने बैंकों के रुख जो है ना वो आज अमेरिका की तरफ करने चाहिए। मलिक साहब देखिए, मलिक साहब मेरी बात सुने, मैं मलिक साहब यहाँ पे एक पॉइंट वाजे करता चलूं, मैं एक पॉइंट वाजे करता चलूं। पवाल साहब मुझे टाइम दीजिएगा। मलिक साहब कह रहे हैं कि वो डायरेक्टली मलिक साहब पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मलिक साहब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, मुझे ये बताइएगा कि सफारती ताल्लुकात जो फॉरेन स्ट्रेटजी होती है उसका मकसद क्या होता है कि आप किसी मुल्क के साथ, चाहे वो आपका दुश्मन मुमालिक भी है, तो उसके साथ अपनी सफारती जो ताल्लुकात है आपने देख के करने हैं। अगर वो मुझे बानी पीटीआई की एक बात याद आ रही है कि वो जब असम्बली में तकरीर कर रहे थे और भारत ने अपना हमला किया था तो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था, तो शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, तो उन्होंने कहा था कि जी आप उनके ऊपर आप यानी फॉरेन पॉलिसी के हवाले, तो उन्होंने कहा था कि मैं उनके ऊपर हमला कर दूँ। मकसद मलिक साहब कहने का ये है कि सफारती ताल्लुकात जो होते हैं अपने मुल्क के मफाद को देख के फिर वो सिलेक्ट किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली कह रहे हैं कि पाकिस्तान आरिफ साहब वही मफादात की, अगर देखें मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। आप पहले इस बात का तहिया कर लें कि आपने मफादात को देखना है या फिर परवाज साहब की बात के मुताबिक ला इलाहा इल्लल्लाह को देखना है। अगर आपने मफादात को देखना है तो सरेआम कहें कि आज हम अमेरिका के साथ ठहरे हैं। अगर आपने ला इलाहा को देखना है तो फिर आज आप दावा करें और कहें कि हम अमेरिका को थूकते हैं और हम फिलिस्तीन के साथ ठहरे हैं। ये तो देखिए पाकिस्तान की, देखिए मेरी बात सुने मलिक साहब, मेरी बात सुने। पाकिस्तान ने ईरानी हमलों की मजम्मत की, इसराइल की उन्होंने कहा कि इसराइल ने गलत काम किया है। मेरी बात सुने, पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया था बानी पीटीआई के दौर में। आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तानी जो यहाँ की हुकूमत है या पाकिस्तान की अवाम है वो अपना अमेरिका के साथ करिए? मेरे ख्याल में ये मुज़ाहिका खेज बातें हैं कि कोई उठ के कह दे कि जी पाकिस्तान की हुकूमत उनमें अपना इसराइल के साथ या उनके अमेरिका के साथ खड़ी है। मेरे ख्याल में ये पॉइंट ठीक नहीं है। ठीक है, सफारती ताल्लुकात होते हैं। मुझे पवाल साहब क्या कहना चाहेंगे इस पॉइंट पे? मुजम्मत आप करें, मुजम्मत मैं करूं, ये पाकिस्तानी कौम मुजम्मत करती है ईरान प्रमुखों की, लेकिन हुक्मरानों का काम मुजम्मत नहीं है। हुक्मरानों का काम एक्शन लेना है। हुक्मरानों का काम सिर्फ अपना सियासी बयान देना नहीं होता। मलिक साहब जब आपके मुल्क के ऊपर जब कोई हमला होगा तब आपकी हुकूमत वहाँ पे यानी स्टांस लेने की है। जब देखिए मेरी बात सुने, दुनिया मुमालिक में जब आप ईरान के साथ जो कुछ हो रहा है या अपना इसराइल के साथ इसराइल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का तो हक नहीं बनता ना कि वो डायरेक्टली जाके इसराइल के ऊपर हमला कर दे। ये तो नहीं होता ना। मकसद कहने का ये है कि पाकिस्तान तो मुजम्मत तो कर रहा है ना। जब पाकिस्तान के अंदर एटम बम बनाया गया था तो पाकिस्तान से ज्यादा खुशी फिलिस्तीन के बच्चों को हुई थी। जब पाकिस्तान में एटम बम बना था तो अच्छा मलिक साहब आपका पॉइंट आ गया। पवाल साहब क्या कहना चाहेंगे इस पे? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं मलिक साहब बड़े अच्छे स्पीकर हैं तो इनकी अजमत को भी सलाम। मैं ये थोड़ा सा मलिक साहब को पीछे ले जाना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ फरमा थे, पहली जंग बदर हुई, दूसरी ओहद हुई और तीसरी खंदक हुई। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ उम्रा करने के लिए मक्का जा रहे थे, तो रास्ते में कुफारे मक्का ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि आप हज नहीं कर सकते। ये तमाम नबी भी आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते थे, सहाबा भी जानते थे कि हज जो खाना काबा है वो अल्लाह का घर है, वहां पे हज करना फर्ज है। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि आप यहाँ से वापस जाएं और वहां पे सुलहनामा हदीबिया लिखा गया। जरूरत के मुताबिक जो चीजें हैं इस्लाम इन चीजों की इजाजत देता है। फिर वक्त ने बताया कि वही लोग लेके चलूंगा आपकी बात करूँ। अल्लाह ने सूरत तौबा की आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 50 तक अल्लाह ने यही जिक्र किया कि बराअतु मिनल्लाह ऐलान कर दो उन लोगों के लिए कि हमारा काम में कोई वादा नहीं है। अच्छा मलिक साहब अपना पॉइंट दीजिएगा अपने टाइम के ऊपर। मलिक साहब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप अपने पॉइंट जरूर दीजिएगा। आप हारून पवाल साहब की बात को मुकम्मल होने दें, आपको टाइम दिया जाएगा, अपनी बात कर दीजिएगा। अगर
आप मलिक साहब खामोश नहीं होते तो मैं प्रोग्राम से विड्रॉ हो जाता हूँ, मेरे भाई हैं वो। नहीं पवाल साहब ऐसी बात नहीं है। मलिक साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको आप टाइम दीजिए, अपनी बात कीजिएगा अपने टाइम के ऊपर, इनकी बात मुकम्मल हो। जी पवाल साहब कंटिन्यू कीजिएगा। जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा को कि आप यहाँ से वापस चले जाएं, 1400 सहाबा थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफारे मक्का के साथ सुलहनामा हदीबिया लिखा। जिस वक्त सुलहनामा हदीबिया लिखने लगे तो अबू सुफियान ने, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखना। तो मौला अली सरकार लिख रहे थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को फरमाया कि अली काट दो, तो आपने फरमाया कि नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से काटा। हजरत अली ने पूछा कि या रसूलल्लाह आप नबी नहीं है, तो आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूं, मगर ये लोग नहीं मानते, तो काट दिया। वक्त की जरूरत के मुताबिक चलना पड़ता है। किसी भी ममालिक को, किसी भी जो लोग डिसिप्लिन होते हैं, हमारी फोर्स है, हमारा मुल्क है, हमारी गवर्नमेंट है, चाहे वो कैसी भी है, मगर वो है तो पाकिस्तान के मफाद में ना, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं ना। मतलब ये है कि जितने भी इस्लामी मालिक है वो तमाम लोगों को चाहिए, ओनली उसमें पाकिस्तान नहीं है, सऊदी अरब है, तो यूएई है और शाम है, जहां से कुवैत है, जहां से अमेरिकन के ड्रोन ईरान पे हमला कर रहे हैं, क्या वो लोग बराबर में शरीक नहीं है? पाकिस्तान तो अपनी जरूरियात के मुताबिक जितनी उसकी हमीयत है उसके मुताबिक वो अमेरिका को और इसराइल को जवाब ही दे रहा है। ठीक है पवाल साहब, आपका पॉइंट आ गया। मलिक साहब मुझे ये बताइएगा कि OIC के 57 ममालिक आते हैं, मुस्लिम ममालिक, तो एक तो बात ये है कि उन मुस्लिम ममालिक को चाहिए था कि जब रिटेरिएट कर रहे अपना इसराइल अपना उसके ईरान के ऊपर, तो इन ममालिक को चाहिए था कि वो एक इजलास बुलाते, क्योंकि बानी PTI के दौर में उन्होंने इजलास बुलाया था। तो इस वक्त जो OIC की इजलास की तर्जुमानी है वो पाकिस्तान कर सकता है, अगर वो पाकिस्तान दरख्वास्त करे तो वो इकट्ठे हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ईरान तो अपने दम के ऊपर लड़ रहा है ना अपना मलिक साहब, वो तो किसी से नहीं कह रहा कि जी आप मेरे साथ आ जाएं, हम जंग हम हारने लगे। तो ईरान के ऊपर जो चीज़ें अटैक हो रही हैं, उनके 140 बच्चों को, मदरसे के बच्चों को मारा गया है, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा हाई रिस्क ये नुकसान है। तो आप यानी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, मिडल ईस्ट के हवाले से, या OIC के जितने ममालिक हैं, या पाकिस्तान का क्या स्टांस है, अपना उसका सऊदी अरब का क्या स्टांस है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए आरिफ साहब, सबसे पहले तो हमने 3 सवाल एक साथ कर दिए। पहला आपका सवाल था कि OIC के ममालिक का इजलास बुलाया जाए और कंडेम्ड किया जाए इस सारे मामले को। तो बिस्मिल्लाह, OIC का जो इजलास बुलाने का जहां तक मसला है, OIC तो तब इजलास बुलाए ना जब वो अमेरिका की गोद से नीचे उतरे, क्योंकि इस वक्त अड्डे जो है अमेरिकी अड्डे है, अमेरिकन अड्डे है, वो किस ममालिक में हमला कर रहे हैं? सऊदी अरब के अंदर भी अमेरिकन अड्डा मौजूद है इस वक्त, सिर्फ मात्र पाकिस्तान के, क्योंकि इमरान खान ने आज से पहले एब्सोल्युटली नॉट कहकर अमेरिका के अड्डों को खत्म किया था और कहा था हम अमेरिका के अड्डों को जगह नहीं देंगे। बाकी तो तमाम मुल्क शामिल हैं, कातिल भी खुद है और कत्ल की मजम्मत भी करे, तो इस तरह तो नहीं हो सकता। लेकिन इखलाकी फर्ज ये है सिर्फ इजलास न बुलाया जाए, बल्कि शटअप कॉल दी जाए अमेरिका को, और बाकायदा अमेरिका के पास जो है तमाम सफारती ताल्लुकात को फौरी तौर पर जो खत्म करके ये ऐलान किया जाए कि अगर आप हमारे किसी मुसलमान भाई पर हमला करेंगे तो हम ये आपके साथ कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि आज इस बात कर रहे हैं कि ईरान अपने दम पर लड़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले टेक्निकल पॉइंट समझना होगा कि क्या ईरान और अमेरिका और इसराइल की लड़ाई किस बात पर है। समझना ये है ना किस चीज पर लड़ाई है। पाकिस्तान और भारत की लड़ाई कश्मीर पर है ना, इसराइल और ईरान की लड़ाई किस चीज पर है? तो समझना ये है, ये सारा पॉइंट क्या है। तो आप कुछ अर्सा पहले जाए कि ईरान के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना वो मुजाहरे हो रहे थे महंगाई के खिलाफ, उस वक्त की जो है क्या कहते हैं हुकूमत के खिलाफ। तो वो क्या था, मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये ऑपरेशन है जो अमेरिका चाहता है, जिस तरह उसने वेनेजुएला के सदर को गिरफ्तार किया, उठाया, जिस तरह उसने पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज की, अब वो चाहता है कि वो ईरान के अंदर रिजीम चेंज करके अपनी हुकूमत बिठाए। और देखें मुजाहरे ईरान में हो रहे थे और अमेरिका का सदर कह रहा था कि यही वक्त है, निकलो अपने लीडरशिप के खिलाफ निकलो। मकसद क्या है था कि वो है उस वक्त की जो हुकूमत है उसको गिराना चाहते थे, मगर अयातुल्लाह खामनाई और बाकी जो लीडरशिप थी ईरान की, ये इंतहाई मजहबी लीडरशिप थी, इसको हराना आम बस की बात नहीं थी। और यकीनन अगर पाकिस्तान का एक फर्द वो अयातुल्लाह खामनाई के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, तो अंदाजा लगाएं कि ईरान का शख्स किस कदर अपने
उस लीडर से मोहब्बत करता होगा, तो इसलिए वो अभी तक नाकाम जा रहे हैं। लेकिन मकसद इनका यही है कि वो यहाँ पर रजीम चेंज ऑपरेशन करना चाहते हैं। और तीसरी बात मैं यहाँ पे ये करूंगा, जो मेरे भाई हारून साहब ने बात की थी और बड़ा खूबसूरत वाकया याद दिलानी कराई हमें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें रोशनास कराया। तो भाईजान मैं ये बताना चाहता हूँ, जो आपने बात की कि वहां में सुलह हुदैबिया हुआ, उस सुलह हुदैबिया के बाद उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा की आयात उतारी। सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ताला ने पहली आयत के अंदर कहा, बरातुम मिनल्लाहि, ए नबी ऐलान कर दीजिए, खुला ऐलान है उन काफिरों के लिए जिन्होंने ये मुआहदा किया है, अगर 4 माह तक वो इस सरजमीन को नहीं छोड़ते तो फिर घाट लगाकर इनको कत्ल करो। फकातिलूना अइम्मतुल कुफ्र, और सबसे पहले इन कुफ्र के सरदारों को काटो। तो भाई इस्लाम जरूर अमन का दर्जा देता है, मगर जहां पर हमारी गैरत और हमीयत की बात आती है तो यही इस्लाम हमें कहता है कि अपने घोड़ों को तैयार रखो, अपने तलवारों को तैयार रखो। अशरफ खान साहब, मैं यहाँ पर आखिरी बात आपको इस सवाल का जवाब में आखिरी बात ऐड करूंगा कि हमने बतौर पाकिस्तानी कौम ने, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाली कौम है और हमारा मुल्क इसलिए बनाया गया था, ठीक है? हम यहूद और नसारा से दोस्ती के लिए नहीं आए। अगर ठीक है मलिक साहब, तो अल्लाह जरूर हमें कुरान में कहता है कि यहूद और नसारा से दोस्ती कर लो, वफादार। मलिक साहब आपका पॉइंट आ गया, मैं आपके पास जरूर आऊंगा, अभी आपका पॉइंट आ गया। फवाद साहब ये बताइएगा कि अमेरिकन जो अड्डे हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक में, जिसके ऊपर ईरान वहाँ पे अटैक कर रहा है, बानी पीटीआई के दौर में जब उनसे कहा गया कि अगर अमेरिका आपसे अड्डे मांगे कि अपने मुल्क में हमें अड्डे दो तो आप देंगे, तो उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। अब यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट ये है कि अगर पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका को अड्डे दे देता तो इस वक्त जब ईरान, अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, यानी मुख्तलिफ ममालिक पे अमेरिकी जो अड्डे हैं उनके ऊपर यानी वहाँ पे जो अटैक कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान के अंदर वो अड्डे मौजूद होते तो क्या पाकिस्तान के ऊपर भी ईरान हमला करता? अगर करता तो पाकिस्तान का फिर क्या स्टांस होता, क्या पाकिस्तान फैसला लेता? इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सर मामला ये है कि जिस वक्त इमरान खान ने ये अपनी स्पीच में कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं है, वो एक बेहतरीन लीडर है और उसने बेहतरीन फैसला किया। फैसला करने के बाद उसका रिजल्ट आज आपने 2026 में देखा कि तमाम इस्लामी मुल्क में अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं सिवाय पाकिस्तान के, जैसे मेरा मलक भाई कह रहा था, ठीक है? तो ये हमारे लिए एक लीडर की वजह से खुशकिस्मती है कि हम यहूदो इंसारा के दोस्त नहीं बने, उनके गुनाह में शरीक नहीं हुए। तो इसमें इमरान खान ने बहुत अच्छा काम किया था। हेलो, ठीक आ रही है आपकी आवाज, सुन पा रहे हैं, बोलिएगा। जी जी ठीक है जी। मलिक अपना फवाद साहब, आपका पॉइंट आ गया। मलिक साहब मेरा आपसे भी यही सवाल होगा, आखिरी आपसे सवाल है, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, इमरान खान ने उस वक्त सबके आलम कुफ्र के सामने ठहर कर यही कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। आज वो इस जुर्म की जो है वो सजा ले रहा है, अकेला जेल में मौजूद है। इस वक्त जो हुकूमत बैठे के ना, उसने ये कहा कि अमेरिका को अड्डे नहीं दूंगा, रिजीम चेंज हो गई। यही बात ईरान ने की कि हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे, रिजीम चेंज होने के लिए हमले हो गए और अपनी पपेट हुकूमत पाकिस्तान में बिठा दी। मैं पहले प्रोग्राम के अंदर जो मैंने सबसे पहले कंट्रोवर्शियल बात की, जो आप इस बात पर आपको हैरानी हुई कि मैं ये कह रहा हूँ कि ईरान गलतियां क्यों कर रहा है, तो मैं इसी वजह से ही कह रहा था कि देखिए ईरान ने जो माजी में गलतियां की, अपने मुस्लिम ममालिक को कत्ल करने के अंदर अमेरिका का दस्तेबाजू बना, आज इसी तरह पाकिस्तान पीस बोर्ड का हिस्सा बनकर फलस्तीन के हक सल्बी कर रहा है। और पाकिस्तान को भी चाहिए ईरान का हशर देख ले कि यहूद नसारा की दोस्ती का जो है वो रिवॉर्ड अल्लाह क्या देता है। ये वही मुल्क था जो सबसे ज्यादा ताबेदार था अमेरिका की मुखालफत का। आज जब जंग होती है तो 20 मिनट भी 20 घंटे भी जो है ना वो अमेरिका के आगे टिक नहीं सकते और अमेरिका ने उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया। मैं यहीं पे ये क्यों कहता हूँ कि हमास जो एक सिर्फ गिरोह है, मुसलमानों का लश्करी गिरोह है, उसका सरबराह कितने साल तक वहां जिहाद करता रहा, इसराइल में बैठकर उसे कोई कुछ नहीं कह सका। जब वो ईरान के अंदर आया तो उसे बेदर्दी से जो है ना वो टारगेट कर दिया गया। और यही ईरान जो है, इसने भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान अलग करने का मुतालबा करने में शरीक था। यही ईरान जो है जहां से ट्रेन दहशतगर्द पाकिस्तान की कराची और इस्लामाबाद की सड़कों पर, लाहौर की सड़कों पर पाकिस्तानी उलमा का कत्ल करने में शरीक है। यही वो ईरान है कि जिसने पाकिस्तान से नौजवानों को लेकर उनके माइंड वॉश कर ज़ैनबियून और फातमियून ब्रिगेड बनाई है। यही वो ईरान है जो बलूचिस्तान के रास्ते के से अपना असला जो है वो जंग में समगल कर सिक्का वालिद के
शरिया को भड़काता रहा है। तो हम इन तमाम बातों के बावजूद ईरान पर हमलों की मजम्मत करते हैं और ईरान को भी ये कहते हैं कि ईरान इस बात को समझ जाओ कि तुम्हारी हकीकी दोस्त तो तुम्हारे मुस्लिम भाई हो सकते हैं, किसी के अलाकार बनकर तुम दुनिया के अंदर अपनी बका नहीं रख सकते। ठीक है, कोई भी मुस्लिम मुल्क है तो उसको चाहिए कि वो अपने मुस्लिम ब्रदर का साथ दे, अमेरिका और इसराइल की गोद में न बैठे। और अल्लाह की बात हक है कि कोई यहूद और नसारा तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, यानी ठीक नहीं है हो सकता। मलिक साहब, आपका पॉइंट आ गया। नाजरीन, हमारे साथ तहरीक अल-मोहम्मदिया के चेयरमैन मलिक अदरीस अबू बकर घल्लू साहब मौजूद थे और हारून पवाल साहब जो कि सीनियर सियासी रहनुमा हैं वो मौजूद थे। नाजरीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ एक दफ़ा दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपने मेज़बान आरिफ अशरफ जतोई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।